सही गाइस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको ब्रेक इवन नाउ. व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द वर्ड ब्रेक इवन? ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां नो लॉस नो प्रॉफिट. इन सिंपल वर्ड्स ब्रेक इवन क्या है? नो लॉस नो प्रॉफिट. तो ब्रेक इवन, अगर मैं बात करूं, ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट. यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट. अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय नो लॉस नो प्रॉफिट? लेट्स सपोज मुझे अपने इस इंस्टीट्यूट को रन करने की कॉस्ट आ रही है 3 लाख रुपए. इतनी आती है ना तकरीबन से, ये 3 लाख रुपए. सही है. अगर हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट से 10,000 रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं, हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए ताकि हम अपने ब्रेक इवन कर लें? 10,000 एक स्टूडेंट देता है, 30 स्टूडेंट चाहिए ताकि हम ब्रेक इवन कर लें. क्या ये ब्रेक इवन और पे बैक क्या एक ही चीज़ है? नहीं, ये भी अलग चीज है. अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होता है. ब्रेक इवन खर्चा मीट करने को बोलते हैं. पे बैक का मतलब है इन्वेस्टमेंट रिकवर करना. हो सकता है मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हो गया, 3 लाख अर्न कर रहा हूं. ब्रेक इवन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आ रहे ताकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट लगी वो वापस नहीं आ रही. मेरी खर्चा मीट हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो रही. सो दैट मींस ब्रेक इवन इज समथिंग एल्स. Payback is when the investment is recovered. अलग A2 का हमारा फाइनेंस का टॉपिक है. अभी क्लियर विद द आइडिया? तो ये बेसिकली क्या है, ब्रेक इवन बेसिकली क्या है, द पॉइंट वेयर देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट. अच्छा, फिर इसके बाद ब्रेक इवन बेसिकली क्या है? ब्रेक इवन TC is equals to TR, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट. ब्रेक इवन is a point where operating expenses are covered by sales revenue, यानी कि जो भी आपका खर्चा है वो सेल्स रेवेन्यू ने कवर कर लिया है. ये ब्रेक इवन है. अच्छा, any point after break even it allows the firm to achieve payback. यानी कि ब्रेक इवन अचीव करने के बाद आप पे बैक की तरफ जाएंगे. अच्छा, इसको अगर हम बात करें ग्राफ से, इसका ग्राफ किस तरह से होता है? ब्रेक इवन फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. सही, फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन का? ब्रेक इवन का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन. सही है, कंट्रीब्यूशन. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन देन? होता क्या है कंट्रीब्यूशन? क्या है, कितना कंट्रीब्यूट करके देके जा रहा है. कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट. ये एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है. अब लेट्स सपोज हम अपने बारे में बात करें. हमारी लेट्स सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट आती है इस ट्यूशन सेंटर को रन करने में 1 लाख. लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे कितना रखें, 1,50,000, 1,60 कर लेते हैं. 1,60,000 कौन सा जेब से देना है इसे भी. तो ये बेसिकली 1,60,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है. हमें एक स्टूडेंट फीस देता है लेट्स सपोज 7,000. 2,000 हमारा खर्चा आता है उस पर. सही, कितना दे रहा है स्टूडेंट हमें? 7,000 हमें फीस दे रहा है. 2,000 हमारा उस पर हर स्टूडेंट का खर्चा आ रहा है. कंट्रीब्यूशन कितनी है? एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करके कितना देके जा रहा है? 5,000. 2,000 हमारा खुद का खर्चा आता है. 5,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है. तो यानी कि फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,60,000. कंट्रीब्यूशन कितना है? 5,000. कितने स्टूडेंट्स चाहिए सो दैट वी कैन ब्रेक इवन? सारे जीरो गोज विद जीरो. 5 into 160 कितना होगा? 10 20 30 30 के साथ 2 32 बनाना. 32 students will be required for break even. सही, यानी कि ब्रेक इवन के लिए आपको 32 स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड. अब ये जो डिसीजन है, अब एक चीज देखें, इफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज 35 यूनिट्स. 35 यूनिट्स, बात बताएं, अगर 35 यूनिट्स की मैक्सिमम मेरे पास कैपेसिटी है
and 32 स्टूडेंट्स पे ब्रेक इवन आ रहा है, इज इट अ सेफ प्रोजेक्ट और अ रिस्की प्रोजेक्ट? रिस्की प्रोजेक्ट। सिर्फ 35 की कैपेसिटी और 32 पे जाके ब्रेक इवन आ रहा है, 3 स्टूडेंट्स ही प्रॉफिट देंगे मुझे, सही है। तो इसमें क्या होगा, इफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज 35 यूनिट्स एंड इट ब्रेक्स इवन at 32 units, this makes the project risky as there is less margin of safety, यानी कि इसमें लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, रिस्की प्रोजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। देयर अ लॉट रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, क्यों, व्हाई इज इट रिस्की? सही है, लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाई इज दिस कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की प्रोजेक्ट? ये रिस्की क्यों है? अगर मैं रिस्की, व्हाई, क्यों ये रिस्की है? सही है, if cost increases or revenue decreases, it may lead to no break even। हो सकता है ब्रेक इवन ना हो। नो ब्रेक इवन का मतलब क्या है? लॉस, यानी कि हो सकता है इसमें आपको लॉस भी हो जाए, सही है, नो ब्रेक इवन। So that means break even by formula, we know that we have selling price minus variable cost showing us the contribution which we divide by the total fixed cost that we incur। अच्छा, अगर हम इसी चीज को हम ग्राफ पे रख के आगे बढ़ रहे हैं, इमरान इसको थोड़ा सा आगे लें, अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफ पे रखूं, ब्रेक इवन, अगर 3 कैटेगरीज ऑफ ग्राफ अगर हम बना रहे हैं, अगर हम ग्राफ, ये देखिए, ये जो लाइन होती है जो स्ट्रेट जा रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी जितने भी यूनिट्स बनाओगे फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। तो ये क्या है? कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा, वैसे याद रखें, वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स सपोज 5000 की आपकी, लेट्स सपोज 5000 नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट रख देते हैं, चले जैसे हमने यहाँ रखी थी 160 की है, एंड लेट्स सपोज 130 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 130 यूं आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एग्जामिनर अक्सर बोलता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अलग से नहीं शो करी जाए, सही है। अच्छा, अनलेस वो स्पेसिफाई करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप शो करें। अच्छा, ये बेसिकली क्या है? टोटल कॉस्ट, जितना बनाता जाएगा टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है भैया टोटल कॉस्ट? बीच में वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है। एंड टोटल रेवेन्यू क्या चीज है? जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है आपका टोटल रेवेन्यू। अच्छा, जितना जल्दी आपका टोटल रेवेन्यू, ये देखें टोटल रेवेन्यू इसकी लाइन से टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 4000 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, 1000 पे ब्रेक इवन आ गया है, इतना सा लॉस का एरिया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऊपर है, टोटल रेवेन्यू नीचे है। रेवेन्यू इज द आमदनी, टोटल कॉस्ट इज द खर्चा। This point जहां ये दोनों मिल रहे हैं, this is known as total revenue is equals to total cost. This point is what? The break even point। अच्छा, इससे आगे अगर बनाएंगे, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा, टोटल कॉस्ट कम होगी। तो ये बेसिकली क्या है? रेवेन्यू जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ता जा रहा होता है। अच्छा, जहां ब्रेक इवन हो जाता है, जैसे इस जगह पे ब्रेक इवन हुआ है, तो ये बेसिकली क्या चीज है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ज्यादा है, जैसे देखिए 4000 की कैपेसिटी, 1000 पे ब्रेक इवन आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट कौन सा होगा? रिस्की या सेफ प्रोजेक्ट? ये बेसिकली सेफ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपके पास ब्रेक इवन आराम से हो रहा है। सो वी कॉल दैट रिस्की और सेफ, वी कॉल देम सेफ प्रोजेक्ट्स। ये ज्यादातर सेफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट जो है, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट, ये रही टोटल कॉस्ट, ये रहा, एंड लेट्स सपोज बहुत देर में जाके ब्रेक ही बना रहे हैं,
ये देखिए टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल एंड में जाके कर रहा है इंटरसेक्ट। ये एरिया बेसिकली क्या है आपका, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये बेसिकली क्या है, यूनिट्स। ये पूरा एरिया क्या है, लॉस, इतना सा प्रॉफिट है, ग्रीन मार्कर्स में यूज करो, इतना सा एरिया प्रॉफिट है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि ये क्या है, रिस्की प्रोजेक्ट जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैं रिस्क किया। अब नॉर्मल प्रोजेक्ट क्या है, समवेयर इन बिटवीन। अब ये देखिए इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट, ये आपके पास टोटल कॉस्ट, ये बीच में नहीं आ रहा है टोटल रेवेन्यू, ये क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये क्या है, आउटपुट। जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, ये बेसिकली क्या है, ब्रेक इवन अगेन, ये बेसिकली क्या है, ब्रेक इवन। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये क्या है, लॉस। ये अब किस कैटेगरी में आएगा, इसकी इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर लेट्स सपोज इसकी कैपेसिटी 2000 है, 1000 पे ब्रेक इवन आ रहा है, सेफ प्रोजेक्ट, रिस्की प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट, यानी कि ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्ट। So we understand that this is a normal project. So whenever we are making a decision, even this is fine, but this is really dangerous. कि फर्म अगर इस पे अपना डिसीजन ले रहा है, सही। अच्छा, ब्रेक इवन, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन, क्या एडवांटेज होंगे ब्रेक इवन के फॉर द फर्म? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कितना कॉस्ट आ रहा है कितना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग whether the project is safe or risky, कि project safe है risky है। फिर उसके बाद it can help the firm in planning sales by considering the elasticity of demand and the possible impact on sales if prices are changed, कि क्या impact पड़ेगा अगर हम प्राइस चेंज करें। फिर इसके बाद और क्या इसके एडवांटेजेस होता है ब्रेक इवन का, कॉस्ट का आपको डिटेल बताता है, सेफ रिस्की प्रोजेक्ट का बताता है आपको। फिर उसके बाद ये बताता है कि हाउ टू कट डाउन ऑन कॉस्ट, अगर आप ज़रा सी कॉस्ट कट डाउन करें या फिक्स का कॉस्ट का कट डाउन करें तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बुराई भी है इसकी, व्हाट डिसएडवांटेज डू वी हैव नाउ, वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन, क्या डिसएडवांटेज है ब्रेक इवन की? ब्रेक इवन सिर्फ ये बताता है, क्वांटिटी बताता है आपको कितना बिका है कितना नहीं बिका है, आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं बताता। इतना बनाने के लिए लोग ने कितनी स्ट्राइक करी, क्या क्या करा, कुछ नहीं बताता इसके अलावा। इट ओनली शोज यू द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो एक इसकी बुराई है, इट ओनली शोज द quantitative factors and ignores the qualitative
क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अच्छा एक और चीज़ है, ब्रेक इवन ये अज्यूम करता है कि सारे यूनिट्स एक ही प्राइस पे बिके, एंड में सेल भी तो लगती है, समझ आ रहा है? ये अज्यूम करता है, आप देखें पूरी कहानी के तो सारे यूनिट्स एक ही प्राइस पे बिके, एंड में सेल से भी कितने प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इट मोस्टली assumes that all units are sold at the same price, जो कि ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा फिर इसके बाद it assumes that all cost remains same। जरूरी तो नहीं कि सारी कॉस्ट सेम हो, सही है। रेंट बीच में बढ़ गया, उसने कहा मैं आपको परचेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल का डिस्काउंट नहीं दूंगा, सही है। कोई भी कॉस्ट आपकी बढ़ गई, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट लगा दिया, इट इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पेस्ट। ये पेस्ट क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सही है। ये अगर पॉलिटिकल फैक्टर इग्नोर कर देता है, जैसे मे बी इसने जो न्यूप्लेक्स सिनेमा है उसने बेसिकली अज्यूम करा था कि हमारी इतनी सेल होगी, सही है। उनको पता नहीं था पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिकल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म्स नहीं आई हमारे पास, उनकी सेल कम हुई। फिर पता चला कोविड की वजह से इंग्लिश फिल्में भी बनना कम हो गई, उनकी सेल मजीद ड्रॉप डाउन हो गई। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल फैक्टर्स को भी इग्नोर करा जाता है। अभी क्लियर विद द आइडिया। अब जैसे डे वेडिंग्स का भी सबकी स्नैप्स तुम लोगों को नजर आ रही है, डे वेडिंग का क्रेज और बढ़ता जा रहा है। इट इज कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल देन क्या कहते हैं इवनिंग यानी कि नाइट वेडिंग्स। सो अब एक नई चीज डेवलप हो रही है, तो मे बी कि जो जिन लोगों के पास सिर्फ ओपन एयर हॉल्स थे उनकी सेल बढ़ रही है, सही है, और जिनके पास कवर्ड थी उनकी सेल बिल्कुल ही क्या कहते हैं डेड है, क्योंकि शायद कवर्ड एरिया में अब हो नहीं सकता है। आई गेस दे शुड बी लिटिल बिट ऑफ ओपन फ्रॉम द टॉप। सो ये बेसिकली क्या है, फिर अब सोशल रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, सही है। अभी क्या कहते हैं मेरी स्टूडेंट बता रही थी कि शादी के कहते हैं उसमें ये डे वेडिंग में बता रही थी कि सन ग्लासेस पहनने का मौका मिलता है, डिफरेंट कलर्स हम पहन सकते हैं जो क्या कहते हैं डे कलर्स होते हैं। सो देयर इज अ चेंज, सोशल चेंज, अभी गेटिंग इट, सोशल चेंज, पीपल द बिहेवियर ऑफ पीपल इज चेंजिंग। तो ये ब्रेक इवन कभी इसको अकाउंट फॉर नहीं करेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये कैसे होगा? टैक्सी वालों ने कभी नहीं सोचा होगा, ये जो येलो पीली टैक्सी होती है इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका गेम ओवर हो जाएगा। ऐप टैक्सी ने कीमा बना दिया, इनका खत्म कर दिया। यू हार्डली गेट टू सी एनी येलो पीली टैक्सी ऑन रोड, आई मीन इट्स ऑल उबर। अभी कह रहे गाड़ी रुकती है, अगर क्या कहते हैं वो थोड़ी देर लग रही है पैसेंजर को उतरने में, हम फौरन समझ जाते हैं हमारा दोस्त उबर से आया है, सही है। फौरन को उतर गया, क्या कहते हैं सब समझ गया अपने दोस्त के साथ आया था, सही है। वो खुला ले रहा है या वैले में क्या कहते हैं दलवा रहा है, सब पता चल जाता है। तो यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज भी ये इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ब्रेक इवन इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट। कभी अनएक्सपेक्टेड सेल्स बढ़ जाती हैं, मॉर्टिन जैसी कंपनियों की और क्या कहते हैं ये जो डेटॉल बना रहे हैं इनकी, तो अनएक्सपेक्टेडली सेल्स आसमान पे पहुंच गई। सो देयर आर एडवांटेजेस एंड देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन। अच्छा ब्रेक इवन हमने यहां तक तो क्या कहते हैं ब्रेक इवन के अंदर पहुंच गए। इसका इन कंक्लूजन, अच्छा इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, ब्रेक इवन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल यू नो इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, बट ब्रेक इवन इज ब्रेक इवन helps in the financial aspect of the business, but there are certain things that break even ignores. break even क्या क्या चीजें इग्नोर करेगा? What if मैं कहूँ नहीं लॉस भी हो रहा है, रिस्की भी प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारा ब्रेड एंड बटर ही है, ये हमारी आइडेंटिटी यही है, हम इसी प्रोडक्ट से जाने जाते हैं। यामाहा ओरिजिनली किस चीज से जाना जाता था? या कैनवुड, बिल्कुल अलग मार्केट में भी जा चुके हैं। यामाहा गिटार भी बना रहा है, सही है, इलेक्ट्रिकल हाँ गए थे, लेकिन ये वो अप्लायंस थे, साउंड सिस्टम और ये सारे, अब उन्होंने बिल्कुल अपने आप को चेंज कर दिया, सही है। सो वी अंडरस्टैंड दैट कभी बार ऐसा हो सकता है फर्म बोले नहीं हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे इतना ही रिस्की बेचेंगे बिकॉज दिस इज अवर आइडेंटिटी, वरना हम नए प्रोडक्ट में जाएंगे पूरी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाएगी। सो इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट आल्सो वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कितना पुराना बिजनेस चलता आ रहा है तो आपको पता है कि इसकी इतनी कंसिस्टेंट तो सेल होगी। हमें पता है यारिस जो इन्होंने गाड़ी इंट्रोड्यूस करी जैसी भी अजीब सी बेकार सी, हम सॉरी क्या कहते हैं सही, बट आई डोंट लाइक इट पर्सनली, दैट्स माय ओपिनियन। तो लेकिन हमें पता है कुछ ना कुछ तो बिक जाएगी, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
तो ब्रेक इवन की जो इम्पोर्टेंस है वो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ डायनामिक द मार्केट इज। बहुत डायनामिक है तो ब्रेक इवन के ऊपर भी आप रिलाई नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट मार्केट है, फाइन, यू कैन रिलाई ऑन इट। अब ये क्लियर विद दिस, यहाँ तक क्लियर हो गया ब्रेक इवन। ये इसका स्टेप 1 है। अब इसके स्टेप 2 के अंदर हम इसको रोक लेते हैं।